हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखने वाले हैं और इस सिलेबस के माध्यम से आप सबों को बताएंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसे कम ध्यान देना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को आज देखने को सुनने को मिलेगा। तो चलिए आप सबों को बता दें कि पहला जो कार्य है कि एक बार गहराई से अपना पूरा सिलेबस को आप सबों को पहले देखना चाहिए। ठीक है, आपका इस सिलेबस के अंतर्गत आपका टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट है और 10 यूनिट में आपका दो जो यूनिट है वो मैथ का पोर्शन है, स्टैटिक्स मैथ है और एक मैथमेटिकल। ठीक है, और सभी यूनिट 10 में आपका नियमतः ठीक है 10-10 क्वेश्चन आने की संभावना है, आती भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है किसी से 5, 7, 8, किसी से 15, किसी से 12 क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है कम बेसी होते रहता है। ठीक है, उसमें अदल बदल अरक फरक होते रहता है। तो आप लोग को बता दें कि ये संपूर्ण जो स्थिति है पूरा आपका सिलेबस में आपका क्वेश्चन बैंक के अनुसार जो है ना विश्लेषण किया गया है। ठीक है, उसके आधार पर इस पाठ को चेंज किया जाता है। ठीक है, बतलाया जाता है कि जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, आपका कुल मिलाकर 10 यूनिट है। 10 यूनिट में पहला यूनिट है आप लोग के लिए इकाई 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के ठीक है अंतर्गत आप लोग देख पा रहे होंगे कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन और लागत सिद्धांत, अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय जोखिम के प्रति अभिवृत्ति, गेम सिद्धांत, ठीक है, असहकारी गेम्स, बाजार संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक और अप्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, साम्यावस्था और उनकी दक्षता के गुण, उपादान कीमत निर्धारण, समान साम्यावस्था, ठीक है, विश्लेषण, दक्षता का मापदंड, पेरेटो द्वारा प्रतिपादित इष्टतम, कॉल्डर हिग्स तथा संपदा अधिकतमीकरण। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र, आधारभूत सूत्र और समाज कल्याण प्रक्रिया, असीमित सूचना, प्रतिकूल चयन तथा नैतिक खतरे। तो आप लोग को बता दें कि यूनिट के अंतर्गत अभी हम लोग जो आपका 10-12 पॉइंट देखे, ठीक है, 10 पॉइंट, ये पॉइंट आपको लग रहा है कि एक एक पॉइंट है इसको देख पाएंगे और मतलब छोटा लग रहा है, क्लियर है। बाकी अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर पूरा खंगालिएगा, आपका यूजी का और पीजी का जो बुक है, ठीक है, मिलाइएगा तो बहुत सारा आपका लंबा हो जाता है, समझ गए। उसी तरह आपका समष्टि में है, समष्टि में देखिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय आय संकल्पनाएं, माप और उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण, परंपरावादी, ठीक है, तथा कैंसनीय उपागम, उनके बाद उपभोग प्रकार्य, उसके बाद निवेश प्रकार्य, उनके बाद गुणक तथा त्वरक, मुद्रा की माप, मुद्रा की आपूर्ति, आईएसएलएम मॉडल, उपागम, मुद्रास्फीति और फिलिप्स वक्र विश्लेषण, व्यापार चक्र, मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति, विवेकी प्रत्याशा परिकल्पना तथा उनकी समालोचन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो यूनिट 1 यूनिट 2 देखें। अब बता दें कि पूरा ऑल आपका नेट का जो सिलेबस है उसमें से 10 यूनिट में ये दोनों जो यूनिट है ये आपका आधार यूनिट है। अगर आप दोनों यूनिट को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मिलिट्री हो, पब्लिक फिनेंस हो, ठीक है, और आपका डेवलप हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, ऐसे जब यूनिट आएंगे, ठीक है, उस सब में पूरा आपका
हेल्प करता है। ठीक है, ये सब जो यूनिट है उस सब में समझने के लिए इससे सब लिंक है, एक से जुड़ा हुआ है। तो बता दें कि इसका अंतर्गत फिर स्टैटिक आता है ना। स्टैटिक के बाद आपका गणितीय अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, उनका बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, उनके बाद आपका लोक अर्थशास्त्र आता है। तो आप देखते हैं हम लोग स्टैटिक्स पोर्शन में क्या क्या है। जैसे प्रायिकता सिद्धांत है ना। प्रायिकता से संबंधित आपको पूरा पूरा देखना है। ठीक है, उनके बाद है कि आपका विवरणात्मक सांख्यिकी, आपका विवरणात्मक सांख्यिकी। ठीक है, जिसके अंतर्गत बात किया जा रहा है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, प्रकीर्ण, सहचार्य सूचकांक, इंडेक्स वगैरह सब इसी में। ठीक है, उसी तरह प्रतिचयन विधियां और आपका प्रतिचयन विवरण, ये पॉइंट है। उनके बाद आपका क्या है कि सांख्यिकीय अनुमान प्रकल्पना का परिणाम। ठीक है, उनके बाद रेखीय प्रतिगमन मॉडल और उनके गुण स्वभाव। ठीक है, BLUE। उनके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। उनके बाद आपका है समकालीन समीकरण के मॉडल, पूर्ण प्रवाहित और गैर पूर्ण प्रवाहित। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टैटिक्स जो पोर्शन था, ठीक है, पोर्शन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका गणितीय जो है इसमें सेट है, प्रकार है, निर्धनता है, अनुसंधान और माला है। तो ये सब जो आपका देख पा रहे हैं अवकलन गणित तथा उनके अनुप्राय अनुप्रयोग। ठीक है, रेखीय आपका बीजगणित, भीति उनकी वेक्टर स्पेस अनुप्रयोग। ठीक है, स्थित आपका एस्टमिक समीकरण समस्याएं, इनपुट आउटपुट मॉडल। उनके बाद रेखीय प्रोग्रामिंग। उनके बाद डिफरेंस इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, कह रहा है अवकलन और अवकलन का प्रयोग, समाकलन का प्रयोग, समझ पा रहे होंगे। तो ये सब जो पॉइंट है आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिट पांचवा यूनिट में आपको क्या देखना है वो देखिए। पांचवा यूनिट की बात हम लोग अभी जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो पांचवा यूनिट के अंतर्गत आप लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आधारभूत संकल्पनाएं, विश्लेषणात्मक विधियां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जितने भी पार्ट है, विधि है, मेथड है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिर सिद्धांत है। उनके बाद आपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या स्थिति है। उनके बाद आपका भुगतान संतुलन, संरचना, साम्यावस्था और असाम्य और समायोजन की क्रिया संबंधित विधि की बात है। विनिमय दर में आपका विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय की बात है। व्यापार से लाभ और व्यापार की शर्तें, व्यापार गुणांक की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। आगे अब आप आगे चलिएगा तो देखिएगा इसमें क्या है कि व्यापार से जुड़े प्रमुख आपका प्रशुल्क। ठीक है, गैर प्रशुल्क, अवरोधक और राशिपातन। तो इस तरह से गैट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जैसा पढ़ना है, WTO। ठीक है, और उनके बाद रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, व्यापार नीति संबंधित मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे आपके संस्था को भी देखना है। और इस तरह से हम लोग का पांचवा यूनिट समाप्त होता है। अब हम लोग 6 की ओर चलेंगे, है ना। और 6 की ओर आप लोग को बताएंगे कि आप 6 में क्या क्या आप हम लोग को देखना है। तो लोक अर्थशास्त्र में, है ना, लोक अर्थशास्त्र में बाजार की विफलता है, आपका सुधारात्मक उपाय है। ठीक है, उसके बाद असीमित सूचना है। तो आप लोग देखे थे, बोले थे कि आपको समष्टि बेष्टि से सब मिलता जुलता वाला आपका यूनिट है, समझ गए। तो अगर आप दोनों यूनिट को कंप्लीट कर पाते हैं, कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर पाइएगा। तो जैसे है कि बाजार नियंत्रण, ठीक है, लोक राजस्व, अप्रत्यक्ष कर प्रगतिशील, ठीक है, लोक व्यय, ऋण का ऋण तथा इसका प्रबंध, ठीक है, सरकारी बजट, गुणांक, राजकोषीय नीति। ये सब जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सब से आपका क्वेश्चन आता है यार, जो कि आपका सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। तो ये सब के लिए आप लोग के अच्छा से एक रणनीति बनाकर स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, हम लोग को तैयारी करना चाहिए। अब इसमें देखिए, इस ये वाला पोर्शन में
क्या है आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन में कि आपका इस पोर्शन के अंतर्गत कि यूनिट 7 की मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मुद्रा आपूर्ति के घटक, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकिंग, मौद्रिक नीति के उपकरण और इसकी कार्यशैली, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पूंजी बाजार और इसका विनिमय। तो इस तरह से आपका 7 यूनिट जो है समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। ये क्या है कि आपका यूनिट 8 आ गया और यूनिट 8 के अंतर्गत आपका समृद्धि और विकास, डेवलप वाला जो पॉइंट है इसमें है, कह रहा है कि आपका समृद्धि और आर्थिक विकास कैसे हो, ठीक है। मतलब पॉइंट उसके अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास के सिद्धांत। तो आर्थिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत किसका किसका थॉट देखना है, आपका एडम स्मिथ का, रिकार्डो है, आपका मार्क्स है, सुम्पीटर है, रोस्टोव है, संतुलित और असंतुलित वृद्धि, प्रबल धक्का, उपागम, ये सब भी आप लोग को पॉइंट सिद्धांत देखने वाला है। उसके बाद है आर्थिक वृद्धि के मॉडल, जिसमें आप लोग को मोस्ट आपका मॉडल है हेरो मॉडल, ठीक है, सोलो मॉडल, रॉबिन्स मॉडल, आपको कॉल्डर का, समझ गए। तो ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। आपका है तकनीकी प्रगति, जिसमें गैर समाहित और समाहित अंतर्जात समृद्धि, ये सब भी आपका पॉइंट है, इसमें इसके अंतर्गत है, लिया जा रहा है, ठीक है। अब उनके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर कि आपका आर्थिक विकास के सूचक को भी लिया है, जिसमें आपका HDI, PQLI आ रहा है, सब है ना। और क्या है कि गरीबी और असमानताएं, संकल्पना और मापन की स्थिति बात किया जा रहा है ना। सामाजिक क्षेत्र में विकास, तो इसमें बात ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, ये सब सबको बात किया जा रहा है। आपका 9th में ये है, ठीक है, 9th में ये है, मतलब यूनिट 9 में कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनांकिकी, ठीक है। तो आप लोग बता दें, इसमें जो एक डेमोग्राफी पर्सन है ना, ये वाला पर्सन, इसमें कुछ कुछ आपका करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनता है, समझ गए। जिसमें बाजार विफलता हम लोग पीछे बार पढ़े, अभी जस्ट यूनिट में देखे, है ना। ये सब कुछ जो पोर्शन है कि आपका पिछले वाला से भी कवर हो पाएगा, है ना, ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। तो कुछ कुछ यहाँ से देखना पड़ेगा, है ना। तो ये यूनिट 10 आपका 9 जो है, इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। ये सभी यूनिट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ना। अब यूनिट आप लोग के आता है 10, ठीक है। यूनिट 10 आता है और ये आपका भारतीय अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थव्यवस्था, है ना। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत के आर्थिक प्रगति, ढांचा, संरचना, प्रतिमान क्या है, ठीक है। और उनके बाद उसका कृषि क्षेत्र को देखना है भारत का, है ना, भारत संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र को देखना है। फिर उनके बाद आपको क्या देखना है, सेवाएं है, फिर ग्रामीण विकास है, शहरी विकास है, विदेशी व्यापार है, ठीक है। उनके बाद आधारभूत संरचना विकास है। उनके बाद आपका भूमि, श्रम, पूंजी बाजार क्षेत्रों से सुधार कार्य है। उनके बाद केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध और भारत में गठित विभिन्न वित्त आयोग है, ठीक है। उनके बाद FRBM है, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी है। तो इस तरह से हम लोग का कुल मिलाकर देखा जाए तो यूनिट 10 का बीच में जो भी आपका पॉइंट था, उसको हम एक थोड़ा सा डिटेल्स किए। अब हम आप लोग बताएंगे कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है, पढ़ना कैसे चाहिए, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो एक यूनिट के एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार, आपका उत्पादन और लागत, ये सब आपका पॉइंट के अंतर्गत हम लोग का, जैसे मांग है ना, मांग है, पूर्ति है, उपभोक्ता का बचत है, ये सब पॉइंट आपका क्या है, थ्योरी जो है, इसका चित्र है, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही व्यष्टि में। आप लोग को बता दें कि जो गणितीय अर्थशास्त्र है, इसी से बनता है, समझ गए। इसको मिलाकर ही गणितीय अर्थशास्त्र में एक ऐड करके जो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे उपभोक्ता का हम लोग ये देखेंगे परिभाषा, उपभोक्ता की बचत की परिभाषा देखे, डिफिनेशन देखे, सब कुछ देखे। अब उनके साथ में हम लोग उपभोक्ता का मैथ वाला भी पोर्शन देख लेंगे, फार्मूला भी देख लेंगे, समझ गए।
तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मांग का परिभाषा देखें तो मांग का क्वेश्चन देखेंगे, मांग का फार्मूला देखेंगे, मांग क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है ना, मांग का जो परिभाषा है, इस आपका मान्यता है, ये सब है, मैथ में क्या उसका रोल है, मैथ से उसका क्या आपका रिलेक्शन है, समझे। तो ये सब हम लोग पूरा डिटेल्स देखने वाले हैं। तो जैसे आपका यूनिट 1, ठीक है, आपका व्यष्टि और गणितीय जो अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इस दोनों को साथ में मिला कर पढ़ेंगे तो अच्छा तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। और प्लस में क्या है कि इनसे हम लोग एक साथ में दोनों यूनिट कवर होगा। उसी तरह से आपका समष्टि में है, सॉरी व्यष्टि, हाँ समष्टि में है, समझे, समष्टि में है तो आपका मॉनेटरी वाला पार्ट जो है कि इनसे एकदम सेम टू सेम हूबहू पार्ट करता है, समझ गए, मिलता जुलता है। तो ऐसे मैच करा करा के हम लोग इसको, इस पोर्शन को, मैथ वाला पोर्शन को, थ्योरी वाला पोर्शन को हम लोग पढ़ते चलेंगे और हम लोग को आपका कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाएंगे। और आप लोग को खास बात ये बतला दें कि इस सिलेबस अभी हम जैसे बता रहे हैं, ठीक है, इस सिलेबस के अनुसार ही हम आप लोग को क्लास उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स पेपर 2 के लिए, समझे। अब पेपर 1 का भी आप लोग को उपलब्ध क्लास कराएंगे, है ना। तो आप लोग को इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम के लिए अब खासकर मैथ जैसे सेक्टर में आप लोग को प्रॉब्लम होता था, समष्टि व्यष्टि जैसा, मॉनेटरी, आप लोग पब्लिक फिनेंस जैसा चाप का यूनिट में, तो उसके लिए आप लोग को अब टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से एकदम पार्ट बाय पार्ट बताएंगे और ये आप लोग को चलते रहेगा, समझ गए। और एग्ज़ाम से पहले मेरा कोशिश रहेगा कि हर यूनिट को मैं टच कर लूँ, समाप्त कर लूँ, ठीक है। अब आप लोग को बता दें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग एक आप लोग के बीच लाए हैं कि देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अच्छा एक हिंदी मीडियम में बुक है वो एच.एल. आहूजा का है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बाकी एच.एल. आहूजा ठीक ठाक है, समझे। तो एच.एल. आहूजा का जो विषय सूची है हम उसे आप लोग के ये में लाए हैं, ठीक है। भाग 1, ठीक है, भाग 1 में 3 चैप्टर, भाग 2 में देखिए आपका मांग सिद्धांत को लिया है, इसमें चाप का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद भाग 3 में उत्पादन तथा लागत सिद्धांत है, समझ गए। उनके बाद आपका है, आपका भाग 4 में एक मार्केट ढांचा तथा कीमत निर्धारण है, ठीक है। उनके बाद अगला भाग आने वाला है आप लोग का, ठीक है। क्या वाला पोर्शन है आप लोग का? आप लोग का भाग है वितरण का सिद्धांत जो आने वाला है, समझे। अब आप लोग देखिए इसमें कि आप भाग वाला पार्ट में आपका 5 के बाद आपका 6 जो आने वाला है, सामान्य संतुलन विश्लेषण तथा कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इनके बाद आपका फिर अलग से तो पूरा एच.एल. आहूजा को आपका 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस 6 पार्ट में आप देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का कुल चैप्टर आपका, हाँ 54 चैप्टर है ना, 54 चैप्टर है, यानी कि आपका 1000-1500 का आपका पेज होगा, ठीक है, 600-700 पेज है। तो बहुत बड़ा ये है, ठीक है। और बहुत बड़ा होने के कारण है कि स्टूडेंट आपको एच.एल. आहूजा जैसा आपका बुक उठाते हैं और आपका उनका डिटेल्स पढ़ते समय बीत जाता है। तो उस समय को बचाने के लिए, मेहनत से बचने के लिए, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम के अनुसार इसको कंप्लीट करने के लिए समय कम है, ठीक है, अच्छा खासा मेहनत करें, हम लोग का मेहनत बेकार ना जाए, है ना, सही टाइम पे आपका सिलेबस क्लियर हो, इसके लिए आपको मेरे द्वारा, ठीक है, पूरा अच्छा से अध्ययन करके, विश्लेषण करके मेन जो टॉपिक है, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम में आता रहता हो, आपका सिलेबस में ऐड किया गया हो, उसे छांटकर आप लोग को मैं उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक यूनिट का इतना बड़ा चैप्टर है, तो आपको 10 यूनिट में समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सारा बुक होगा, समझ गए। और इतने सारे बुक को आपको कंप्लीट कर पाना बहुत दिक्कत है, समझ गए। और ख़ास तौर पर आपका हिंदी मीडियम में, समझ गए, आपका हिंदी मीडियम में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
तो इसको देखते हुए आप लोग को हम बता दें कि आप लोग को जो क्लास आने वाला है उस क्लास को आप देखें, ठीक है। और देखने के बाद आप फिर अपना फीडबैक दें, ठीक है। और आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में, ठीक है, आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। और जल्दी आप लोग को क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो फिर आप लोग से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाएं, है ना, और इसके बारे में बताएं। और अगले क्लास के लिए आप तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।